सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क की मईशत में बेहतरी आने लगी, स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। ऑपोजिशन की फिर एहतजाज की धमकियां, मईशत के लिए खतरे की घंटियां। सियासत नहीं रियासत अहम, ऑपोजिशन जमातें समझें तो अवाम दो वक्त की रोटी को तरसें और हुक्मरानों की दुबई में अरबों की खरबों की जायदादें निकल आएं। गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान कमाई अभी भी सवालिया निशान। और PIA की निजकारी पीपल्स पार्टी के मिजाज पर भारी। प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी आज की पहली खबर के साथ। सियासत से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, अदालत से भी कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर भी मईशत ने, हम कह सकते हैं कि रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मईशत से मुसलसल अच्छी खबरें आने लगी हैं, जिस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनकी कीमत में कमी आने लगी है, जैसे कि सब्जियाँ सस्ती हुई हैं, आटे की कीमत में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खातिर ख्वाह कमी हुई है। पंजाब में जो रोटी है वो 15 रुपये में मिलने लगी है। सबसे बढ़कर स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि मुसलसल तेज़ी आ रही, जो इस बात की तरफ एक सीधा इशारा है कि अच्छे दिन, बेहतरीन दिन आने वाले हैं। स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क की, आपको पता है कि जो माशी हालत है उसकी बड़ी बेहतरीन अकास होती है। इससे ये पता चलता है कि मईशत की जो समत है, डायरेक्शन है, वो आखिर है क्या मईशत का ग्राफ ऊपर जा रहा है या फिर खुदा न खासा नीचे आ रहा है। और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने आज तेज़ी का नया रिकॉर्ड बनाया है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन 100 इंडेक्स में 547 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ जिससे जो मुल्क की जो तारीख है उसमें हम कह सकते हैं कि पहली बार इंडेक्स जो 75,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। 75,000 जो पॉइंट्स की नई बुलंदतरीन सतह है उस पर यह पहुंच गया है और माहिरीन इसे बेहद एक मुस्बत अंदाज से देख रहे हैं और बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस है, बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस आने वाले दिनों के हवाले से मईशत को लेकर। कहा यह जा रहा है कि गैर मुल्कियों की जो सरमायाकारी है उसमें दिलचस्पी लेने के जो असरात हैं वो अभी से नज़र आने शुरू हो गए हैं। अब दूसरा इसकी जो अहम वजह है वो खाम तेल की जो आलमी कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है वो भी है, जिससे पाकिस्तान में भी आपको पता है कि पेट्रोल सस्ता होने और इससे महंगाई कम होने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत हैं। इसलिए जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तेज़ी का तसलसल बरकरार है। और अगर मैं ये कह दूँ कि ये मुल्की मईशत के लिए एक अच्छा शगुन है, एक अच्छा स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा तो गलत नहीं होगा। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि IMF ने कह दिया है कि 4 साल में पाकिस्तान में महंगाई में मुसलसल कमी हो रही है। और यही नहीं, IMF ने अपनी जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान में ज़र मुबादला ज़खायर के 20 अरब डॉलर्स तक जाने की पेशगोई की है। ये बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो फिर 2028 तक महंगाई की शरह में 6.5% तक कमी होगी, अच्छी खासी ये कमी होगी और ये बहुत ही खुश आइंद बात है। इस मौके पर ये बड़ी ज़्यादती होगी कि हुकूमत को इसका क्रेडिट ना दिया जाए। अपनी सियासत को दाव पर लगाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो मुश्किल फ़ैसले किए, ये माशी बेहतरी यकीनी तौर पर उन्हीं मुश्किल फ़ैसलों का नतीजा है। लेकिन अभी मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन एटलीस्ट चलें हम उस रास्ते की तरफ गामज़न है जहाँ आगे हमें कामयाबी मिल सकती है। IMF जो 4 साल बाद बेहतरी के हवाले से पेशगोई कर रहा है, ये टारगेट 1 साल में भी हासिल हो सकता है। और ये कोई हवाई फायर नहीं है, ये माशी बेहतरी मुमकिन है अगर हमारे सियासतदान सियासत की बजाय रियासत को तरजीह देना शुरू कर दें। इस हकीकत को समझें कि सियासत नहीं रियासत अहम होती है और रियासत होगी तो ही ज़ाहिरी बात है सियासत कर सकेंगे। यकीन मानिए अगर हमारी हुकूमत और अपोजिशन मिलकर मिसाक मईशत कर लेना, इख्तिलाफात अपनी जगह, सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए, मईशत को उठाने के लिए, बेहतर करने के लिए एक हो जाएं तो महंगाई का खात्मा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी, सितम है ये कि कुछ रहबरों को इंतशार पसंद है, वो रियासत नहीं सियासत को ही अहम समझते हैं। इत्तेहाद की बजाय वो इंतशार के रास्ते पर चल रहे हैं और उनके हम कह सकते हैं उनके लिए आवाम से ज़्यादा शायद अपनी अना अहम है। और उनका मकसद क्या है कि सिर्फ अपने मुकदमात से छुटकारा, अपने लीडर की रिहाई। मेरे ख्याल से बस कर देना चाहिए। सिर्फ ज़ाती मफादात का नहीं, आवाम का सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए, मुल्क की मईशत का सोचना चाहिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने देना चाहिए। वो लोगों ने बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त कर ली हैं, अब मेरे ख्याल से लोगों की हिम्मत भी जवाब दे रही है, तो कुछ आवाम का ख्याल किया जाए। अब आप सब सियासत समझ के करना शुरू कर दें तो क्या ही बेहतर हो, वरना जो सियासी हम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, मुआशी तरक्की के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये ख्वाब यकीनी तौर पे अधूरा ही रहेगा और ऐसे मुल्क जारी बात है कैसे चलेगा। तो आप सब लोगों को अपनी अपनी अना को साइड पर रख के, रियासत को सबसे पहले रख के, सियासत बाद में, और अगर सियासत आप कर रहे हैं तो उसको इबादत समझ के करना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से बेहतरीन दिन आ जाएंगे। अच्छा, दुनिया भर की जो अशराफियाँ हैं उन्होंने दुबई में जो कितने खरब की जायदादें बना ली हैं, दुबई लीक्स ने तहलका मचाया हुआ है। जब से पाकिस्तान बना है
हमारे रहबर एक नारा बड़े तसल्सल से लगाते आए हैं, और वो नारा क्या है जी? वो है कि जी गरीबों से हमदर्दी का नारा। मगर ये नारा एक सियासी फरेब से बढ़कर अब कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता। 77 साल में ये नारा हर जमात ने लगाया, कोई जमात पीछे नहीं रही है। हर सियासी लीडर ने एक से बढ़कर एक एनर्जी के साथ इस नारे को लगाया है, बड़ी इंथुसिज्म के साथ इस नारे को लगाया है। मगर कोई भी कितनी इनकलाबी सियासी जमात कहलाती हो, उसने किसी गरीब को हाकिम बिल्कुल नहीं बनाया। ये सच है ना? किसी गरीब को आपने कभी हाकिम बने हुए देखा हो? हाकिम तो दूर की बात, हमारे वज़ीर आज़म ने तो अपने मुशीरों में भी किसी गरीब को लिफ्ट नहीं करवाई, किसी गरीब को इस डर से जगह ही नहीं दी कि कहीं काबीना में गुर्बत का शिकार ही ना हो जाए कमीना। अब एक जमात नया पाकिस्तान बनाने चली थी, मगर यहाँ हमने देखा कि उसने भी पुराने हुक्मरानों की पैरवी करनी शुरू कर दी। चुन चुन कर करोड़पति मुशीर, अरबपति खरबपति मुशीर और वज़ीर लगाए गए, बल्कि ऐसे मुशीरों को तरजीह दी गई जिनके पास दोहरी शहरियत भी थी। एक जमात का रोटी कपड़ा मकान का नारा बड़ा मकबूल है, इस इक़्तिदार के वानों तक ले आया ये नारा। मगर अब देख लें कि दुबई लीक्स में ये राज खुल रहा है कि ये दरअसल रोटी कपड़ा मकान दुबई में मकान का नारा भी था, और वो पार्टी रहबर लीडर के ख़ानदान का मकान, और जमात के पास भी आवाम के लिए बहुत बड़े बड़े हसीन नारे हैं। और अब देख रही कि नारों के अलावा और क्या मिलेगा। दुबई लीक्स ने एक बार फिर से उस जमात की बेअसलियत अवाम पर खोल दी है, जो पाकिस्तानियों पर ये एहसान जताती नहीं थकती है कि उसने अपने दौर में सबसे ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए। उस जमात ने अपने दौर में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तरक्की दी। उस जमात का नारा भी यही था कि जी अमन, तरक्की, खुशहाली। लेकिन माजरत के साथ मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि उस जमात के दौर में भी पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की या नहीं की, इसका जवाब तो तारीख देगी। मगर इस पार्टी के लीडर के बच्चों ने बेशक बहुत ज़्यादा तरक्की की। लंदन में जिनकी जायदादें निकली तो दुबई में भी उनकी जायदादें निकल आईं। और ये कोई मेरे ख्याल से नामुमकिन बात नहीं है कि कल को अगर किसी और मुल्क से जुड़ी लीक्स आ जाएँ तो शायद वहाँ भी हमारे सियासतदानों की जायदादें निकल आएँ। आप इसके लिए तैयार रहें। और यही मेरे ख्याल से हमारा अलमिया रहा है, यही पाकिस्तानियों की बदकिस्मती का नोहा रहा है कि ऐसा मुल्क जो वसाइल से माला मार है, इतना मतलब हमारे पास वसाइल हैं, माला माल हैं हम, और फिर भी हमें IMF से $1 अरब के लिए तिगनी का नाच नाचना पड़े। और इसी गरीब मुल्क के हुक्मरानों के लिए बैरून मुल्क अरबों खरबों डॉलर के असासे सामने आ जाएं। और ये राज एक मुश्तरका आलमी तहकीकाती सहाफ़ती प्रोजेक्ट ने खोला है कि जी UAE मुत्तहिदा अरब अमारात के जो तजारती मरकज़ हैं दुबई में, दुनिया भर के शराफिया की अरबों खरबों की डॉलर्स की जायदादें हैं, और ये जिनकी जायदादें हैं उनमें नामवर सियासतदान हैं, आलमी पाबंदी याफ्ता अफराद, मनी लॉन्ड्रर्स और जराइम पेशा अफराद भी इसमें शामिल हैं। 400 अरब की इन जायदादों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। देख लें मतलब हम कितना गरीब मुल्क हैं कि हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं जायदादों में। मतलब जिनकी जायदादों की मालियत आपको पता है $11 अरब है। इस तहकीकाती प्रोजेक्ट पर 58 ममालिक के 74 मीडिया अदारों के रिपोर्टर्स ने काम किया है। दुबई लीक्स की इस फहरिस्त में ज़रा सुन लें, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के तीनों बच्चों बिलावल, आसिफा, बख्तावर उनके नाम शामिल हैं, और नवाज शरीफ साहब के बेटे हुसैन नवाज की जायदादें भी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की अहलिया, पीपल्स पार्टी के शजील मेमन साहब और उनके अहले खाना भी दुबई में जायदादों के मालिक हैं। इसके अलावा सेनेटर फैसल वाडा साहब, फरा गोगी, शेर अफजल मरवत भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। अब इस लिस्ट में अहम जो सरकारी ओहदेदारान हैं, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, एक पुलिस चीफ और एक सफारतकार, एक साइंसदान का नाम भी इसमें आ गया है जी। ये तमाम अफराद या तो खुद दुबई में जायदादें रखते हैं या फिर इनके बच्चों और अहलिया के नाम पर जायदादें निकल आई हैं। अब सवाल जायदादें रखने पर नहीं है, बल्कि इस पर उठ रहा है कि क्या ये जायदादें डिक्लेयर हैं या फिर नहीं हैं, और इनकी ख़रीदारी के लिए पैसा कैसे और कहाँ से आया। अब देखते हैं कि ये मामला आगे क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन यकीनन मैं कह सकती हूँ कि गरीब मुल्क के गरीब आवाम के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो गरीब बेचारा 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए रुल गया है। और ज़ाहिर बात है फिर इस तरह की जायदादों की खबरें जब वही गरीब सुनेगा, गरीब आवाम जब अमीर हुक्मरानों की जायदादों की खबरें सुनेंगी तो फिर गरीब आवाम किस किस्म के अल्फाज में इजहार करेगी, मेरे ख्याल से अमीर हुक्मरान अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब ने जो PIA की निजकारी है, इसका जो हुकूमती फ़ैसला है उसको गैर आइनी करार दिया है, इसे मुस्तरद किया है। उन्होंने PIA की निजकारी के खिलाफ भूख हड़ताल तक का ऐलान भी किया है। अच्छा एक वक्त था कि कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA हम देखते थे कि क़याम पाकिस्तान के बाद तरक्की, खुशहाली और दिफाए वतन में बड़ा एक अहम किरदार अदा करने वाला इदारा था। एक वक्त था कि हर चंद मिनट में PIA का जो तैयारा है दुनिया के किसी न किसी मुल्क में लैंड कर रहा होता था, और उस वक्त की वाकई बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस थी। मगर अब इसकी उड़ान खसारे के जहान में है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक PIA को यौमिया 50 करोड़ खसारे का सामना है,
और इसलिए अब ये इदारा कौमी ख़जाने पर यकीनी तौर पर बोझ बन गया है और एक सफ़ेद हाथी बन गया है। आप अंदाज़ा करें कि कौमी एयरलाइन के फ्लीट में 30 के करीब जहाज़ हैं, जिनमें 11 मुख्तलिफ खराबियों की वजह से आप कह लें कि ग्राउंड हो चुके हैं। 11 जहाज़ ग्राउंड हैं। अब बाकी कितने बचे? 30 में से 19 के करीब जहाज़ों को चलाने के लिए, सुनते जाइए ज़रा, 7200 मुस्तकिल मुलाजमीन है। 7200 डेली वेजर्स कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन इस 7200 के अलावा हैं। अब इतने मुलाजमीन का बोझ मुझे बता देंगे 19 तैयारे उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना, ये तैयारे नहीं उठा सकते, तभी वो बोझ उठाने से कासिर हैं तैयारे। अब हुकूमत इस सफ़ेद हाथी से जान छुड़ाने के लिए बड़ी देर से कोशिश कर रही है, आपको पता है। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दबंग ऐलान किया है कि तमाम सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी, क्योंकि हुकूमत का काम कारोबार करना बल्कि अमूर मुमलिकत चलाना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता, ये बात दुरुस्त है। हुकूमत कब तक खसारे में चलने वाले इन तमाम जो इदारे हैं इनका बोझ उठाएगी? निजकारी करने से एक तो जारी बात है हुकूमती ख़जाने से जो एक बहुत बड़ा बोझ है वो हटेगा, और दूसरा जो प्राइवेट शोबा है उसमें इन इदारों की जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, यकीनी तौर पर बेहतर हो जाएगी। हुकूमती निजकारी फहरिस्त में टॉप पर ये PIA का ही इदारा है जिसके बारे में मैं बात करी थी। मगर अब ये जो आम हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रबानी साहब ने PIA की निजकारी के हुकूमती फ़ैसले को वाज़ेह अल्फाज में गैर आइनी कह दी है। और रज़ा रबानी साहब ने यहाँ तक कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज भी करेंगे। और रज़ा रबानी साहब ने वफाकी वज़ीर ख़जाना पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा की, खुलकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी उन्हें जो पॉलिसी के हवाले से शायद कुछ मालूम ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जी इस मामले को मुश्तरका मुफादात कौंसिल के सपुर्द कर देना चाहिए, और जब तक वहाँ से मंजूरी नहीं होती है उस वक्त तक PIA की जो निजकारी है वो गैर आइनी ही तस्वूर हो, क्योंकि PIA स्ट्रैटेजिक असासा है और इसका नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से किरदार रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि PIA का मुल्की तरक्की खुशहाली में एक अहम किरदार रहा है। मगर अब बता दें कौमी खजाने पर क्या बोझ नहीं बना हुआ? अब इस बोझ को कितना घसीटा जा सकता है? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक PIA का जो खसारा है वो 750 अरब से तजावुज़ कर चुका है। अब जितने दिन गुजरते जाएंगे जाहिर बात है खसारा जो है वो मजीद बढ़ता है, बल्कि खसारे का पहाड़ अगर मेरे को हिमालय बनता चला जाएगा तो गलत नहीं होगा। इसलिए बेहतरीन यही है कि हुकूमत इत्तेहादियों को एतमाद में ले ले और PIA की निजकारी करके जितनी जल्दी मुमकिन हो इससे जान छुड़ा ले, उतना ही बेहतर होगा। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बानी PTI को अदालतों से हम देख रहे हैं कि रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं, और 190 मिलियन के जो केस है उसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई है। अच्छा, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उन्होंने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में उन्हें बरी कर दिया है। अच्छा, मुखालिफिन इस हवाले से क्या बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं डील की निशानी है ये, और ये डील हो गई है किसी किस्म की। दूसरी तरफ दुबई लीक्स ने हुकूमती इत्तेहादियों को फिर कटहरे में खड़ा कर दिया है, जिनकी दुबई में भी जायदादें निकल आई हैं। अदालती फैसलों और दुबई लीक्स के सियासत पर यकीनी तौर पर असरात होंगे, क्या हो सकते हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर झगड़ा, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और तैमूर तालपुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दो तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि प्रोग्राम में, तो लिहाजा मैं पूरे प्रोग्राम में आपको झगड़ा साहब और आपको तालपुर साहब कह के मुखातिब करूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि सवाल किससे पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं तालपुर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। दुबई लीक्स में आपकी जमात का नाम तकरीबन सरे फहरिस्त है, आप क्या कहेंगे? असासे जो है डिक्लेयर्ड है, वो तो नवाज शरीफ साहब की भी कहते थे कि डिक्लेयर है, लेकिन एक गरीब सूबे के इतने अमीर हुक्मरान, अब जाहिर बात है तालपुर साहब लोग तो फिर बात करेंगे, आवाम तो सीख पा भी होगी और गम गुस्से का इजहार भी करेगी जब इस तरह की खबरें सुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। अच्छा हुआ आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं जो हकीकत है, जो असलियत है वो आपके सामने रखूं, ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है और फिर नई बातें कौन सी बनाई जा रही हैं। बेसिकली ये जो लीक हुई है खबर, ये लीक तो दुबई से अभी हुई है, पर ये सारे हमने बहुत साल पहले डिक्लेयर कर दिए थे। अब आते हैं आपकी, तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि दिस इज नॉट अ हिडन प्रॉपर्टी, दिस इज अ डिक्लेयर्ड एसेट ऑफ द लीडरशिप। पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं जो आपने बात की कि क्या इतने गरीब मुल्क से इतनी महंगी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, तो आपको सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे कि किन हालात में, किन मजबूरी में ये प्रॉपर्टी ली। ये प्रॉपर्टी ना तो बिलावल साहब ने परचेज की, ना सदर जरदारी साहब ने परचेज की। दिस प्रॉपर्टी वाज परचेज डिकेड्स अगो, जिस ज़माने में शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वहाँ पर
जला वतनी की ज़िंदगी गुजारी थी। तो जब आप किसी मुल्क में सालों साल आपको रहना पड़ता है, आप पे पॉलिटिकल केसेस, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान के अंदर हो रही है, तो फिर आपकी मजबूरी होती है। तो ये किसी शौक के तहत प्रॉपर्टी नहीं ली गई थी, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मजबूरी के तहत प्रॉपर्टी ली थी। आज ये प्रॉपर्टी उनकी शहादत के बाद उनके विरसे में आई है, बिलावल भुट्टो साहब के। तो ये कोई भी मेरे ख्याल से इस चीज़ पे एतराज़ नहीं कर सकता, जो वालिदैन की प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों के नाम ही ट्रांसफ़र होती है। तो दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ कि दिस इज़ नॉट अ न्यू परचेज, दिस वाज परचेज्ड बाय शहीद रानी एंड इट वाज, ये मजबूरी के तहत ली गई थी, किसी शौक या लग्जरी के तहत नहीं। अच्छा जी, तैमूर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। झगड़ा साहब, ये दुबई लीक्स में अलीमा खान साहिबा का नाम भी आ गया, तो आपकी पार्टी तो जब से सियासत में आई है, आप लोगों ने हमेशा मुखालिफिन पे इन्हीं बातों पे तनकीद की है कि बाहर जायदादें बनाई गई, या आप इस तरह की बातें, जो आप लोगों का एक नारा था। अब आप अलीमा खान साहिबा को के नाम का दिफा कैसे करेंगे? आपके पास क्या इसकी सफाई है? मरबत साहब का नाम अलीमा खान का नाम और अलीमा खान की ये प्रॉपर्टी बहुत पहले जो है वो चली है, ठीक है, और मैं उनका जो है वो दिफा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में अलीमा खान खुद जो है वो कर लेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में पॉइंट स्कोरिंग के बजाय हम अगर ये देख लें कि ये, यानी आप इस बात को अगर देखा जाए, आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं उनका दिफा नहीं करूंगा, खुद करेंगे अपना दिफा। मैं मजम्मत बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर आप मुझे जी बोलने छोड़ दें तो हम एक बड़ा सीरियस पॉइंट उठा दें। अच्छा जी, चलें। दुबई लीक्स में पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तानियों की, इसमें कंपनीज इंक्लूडेड नहीं है, इसमें वो पाकिस्तानी इंक्लूड नहीं है जो रहते पाकिस्तान में है, लेकिन वो जो है वो पासपोर्ट होल्डर्स हैं किसी और मुल्क के। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज है 11 अरब डॉलर की। दूसरे नंबर पर इंडिया की प्रॉपर्टीज है 17 अरब डॉलर की, पहले नंबर पर। दुबई में प्रॉपर्टी लेना कोई मसला नहीं है, जिसने भी डिक्लेयर किया हो और वो दिखा सकता हो कि उसने हलाल के पैसों से वो लिया। ठीक है, मैं खुद दुबई में 10 साल रहा हूं और अपने यहाँ आपने अपने मुखालिफिन की भी थोड़ी सी मेरे कज़न का भी दिफा कर दिया कि सब ने, जिन्होंने भी दुबई में जायदादें बनाई है, कोई गलत बात। मुझे अगर पॉइंट कंप्लीट कर, अगर आपने डिस्कशन करनी नहीं है तो फिर बुलाए ना। सर आपकी कोई बात अगर मैं किसी बात में से सवाल निकलेगा तो मैं तो उसी टाइम पे पूछूंगी ना, इससे पहले कि मुझे तो मेरे सवाल तो अभी नहीं निकला ना, मुझे बात तो करने दे, फिर शायद आपको ही सवाल जो है वो पहुंच जाए। झगड़ा साहब आप बहुत गुस्से में बैठे हुए, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों। चले जी, कंप्लीट करें। 2 बार आप इंटरप्ट किया है, इसीलिए अगर आप वो इंटरप्शन ना करती तो अभी आप बोल रही होती। पाकिस्तान के 11 अरब की प्रॉपर्टीज है, इंडिया की 17 अरब की प्रॉपर्टीज है। अच्छा। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है। अच्छा। तो ये मुझे बता दें कि हमारी इकोनॉमी का क्या हाल होगा जो पिछले 30, 40, 50 साल में जो उसका बनाया होगा, कि चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो जनरल्स हो। 10 गुना इंडिया से कम छोटी इकोनॉमी होते हुए तकरीबन हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट है दुबई में वो बराबर है। इसका जवाब दें। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं जी। तैमूर साहब, तालपुर साहब, ये जो सवाल इन्होंने उठाया झगड़ा साहब ने, इसका जवाब तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी। इनका सवाल मैं समझ नहीं सका, जरा आप मुझे झगड़ा साहब जरा दोबारा दोहराइएगा, मैं चाहती हूँ कि आप ही दोहराएं जरा। जी, इसलिए तो मैं कह रहा था पाकिस्तान की 11 अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टी है जो हमारा हाल बनाया है, जो आज हम SIF3 के थ्रू इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और उसमें तकरीबन सारे बहुत सौ की हलाल होंगी, लेकिन सारे जो है वो हमारे जनरल्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी हमसे 10 गुना बड़ी है, उनकी 23 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। ये कैसे हो सकता है और ये क्यों हो सकता है कि हमारी जितनी भी एलीट हो उनको कोई जो है वो एतबार नहीं है। मैं एग्रीगेट लेवल पे कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो ये तो ठीक करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट लाएं ना। फिलहाल तो आपने पूरी दुनिया को ये पैगाम भेज दिया कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं तैयार। जी तैमूर साहब, तालपुर साहब, देखिए जी, एक बात झगड़ा साहब ने की, मैं उस पर एक क्लियर करता जाऊं कि एक आपको मैंने पहले भी बात समझाने की कोशिश की, एक होती है लग्जरी इन्वेस्टमेंट, लग्जरी बाइंग, आपकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट्स, एक होती है आपकी मजबूरी। अब अगर हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की, तो उनकी वालदा शहीद ने ये प्रॉपर्टी ली, मजबूरन ली, मजबूरी के तहत ली, सालों के साल जलावतनी में काटे और वो प्रॉपर्टी यहाँ पे। और शर्जील मेमन के हवाले से क्या कहेंगे? सही चीज समझ, ये जो बाकी नाम है उनके हवाले से फिर दो चीजें आती हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूं, पाकिस्तान में ही कारोबार करूं। पर जो लोग मुल्क से बाहर कारोबार करते हैं, शर्जील मेमन साहब की प्रॉपर्टी जरूर दुबई में है, पर वो आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से ठीक है, आप लोगों का मौकिफ आ गया, ठीक है, दोनों का अपनी पार्टियों के हवाले से जिसके नाम आए उनके हवाले से डिक्लेयर्ड है, आपने कहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये मैं ज़रा झगड़ा साहब की तरफ जाना चाहूँगी। झगड़ा साहब, बिलावल साहब ने ये फरमाया है कि जो केपी के जो वज़ीर आला हैं यानी गंडापुर साहब, वो हमारे जो गवर्नर साहब हैं केपी के जो फैसल के कुंडी साहब हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने साथ मासूम गवर्नर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्यों भाई आपके वज़ीर आला साहब क्यों पीछे पड़े हुए मासूम गवर्नर साहब के? नहीं, मेरे ख्याल में ये इशू चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को मिलके हल करना चाहिए, और जितनी भी पॉलिटिकल कशीदगी हो उनको तो गवर्नर साहब तो दावत भी चाहिए। दे रहे हैं ना, वो तो हल करना चाह रहे हैं, फिर मसला कहाँ पर आ रहा है? ये मुझे नहीं पता कौन हल करना चाह रहा है, कौन नहीं हल करना चाह रहा, वो प्रोग्राम मेरे ख्याल में इन दोनों के साथ कर लें। नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, रोज़ के बुनियाद पर खबरें आती हैं, आप एक सियासी शख्सियत हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि मामलात कहाँ पर आके खड़े हुए हैं, किस तरफ से ढिटाई का सबूत दिया जा रहा है, कहाँ से लचक दिखाई जा रही है। गवर्नर साहब तो उनको दावत भी दे चुके हैं, लेकिन गंडापुर साहब जो हैं वो किसी पंजाबी फिल्म की नूरी नथ बने रहते हैं हर वक्त। आई डोंट नो कि क्या गुस्सा होने चढ़ा रहता है, क्या मसला है, आप नहीं समझाते? मेरा गवर्नर साहब को ये मशवरा होगा कि वफाक का नुमाइंदा होते हुए अगर वो सिर्फ इस बात पे फोकस कर ले कि खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर है वफाक के पास, मैं कल के बजट के नंबर्स देख रहा था, जिसमें अगर आप 3-4 साल इमरान खान के ले लें तो तकरीबन 130 अरब रुपए NHP के मद में आए थे। जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत गई है, अभी ये पब्लिश्ड फिगर्स है, 9.8 अरब रुपए 2 साल और 1 महीने में आए हैं। ठीक है, तो गवर्नर साहब का जो सूबे का वफाक की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हुए उनकी अली अमीन खान से रिलेशनशिप जैसे भी हो, मैं कह नहीं सकता क्योंकि दोनों डेरा इस्माइल खान से क्लियरली जो उनकी पॉलिटिकल राइवलरी है वो प्ले कर रही है। गवर्नर साहब को मेरा ये मशवरा होगा कि अगर उनका इन्फ्लुएंस इस्लामाबाद पे ज़्यादा हो तो वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हक वहाँ से ले आए। और तैमूर तालपुर साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमारी तरह छोटे सूबे से हैं। फिलहाल जितनी पीपल्स पार्टी की जो है वो सेंटर में बनती है और जितनी उनकी इन्फ्लुएंस है, तो अगर आप वाकई वफाकी पार्टी हैं तो प्लीज ये जी तालपुर साहब से फायदा ये होगा कि अगर हमारी तरफ से कोई सही या गलत तनकीद कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है वो करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है जी तालपुर साहब। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात पे इनका साथ दूंगा क्योंकि मैं भी एक छोटे सूबे से ताल्लुक़ रखता हूं और झगड़ा साहब की हुकूमत में जो ज़्यादतियाँ की गई थी, जिस तरह से हमारे फंड्स रोके गए थे, जिस तरह से हमारे लोगों को नुकसान हुआ था, हमारी गवर्नेंस में जो प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि केपी के गवर्नमेंट में भी इस किस्म की प्रॉब्लम्स आएँ। हमारी हो सकती है नाराज़गी इमरान नियाज़ी साहब के साथ, तो हमारी हो सकती है नाराज़गी मेरी तैमूर झगड़ा साहब से नाराज़गी हो सकती है, पर केपी की आवाम के साथ हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। हम चाहेंगे कि वो आगे आएँ, हम चाहेंगे उनको उनके फंड्स मिले, पर मैं एक मौतबाना गुजारिश भी करूँगा कि ज़रा अपने सीएम को समझाएं कि वो सीएम बन के रहे। ये गुंडों बदमाशों की टोन में धमकियाँ दे तरह से तो और कशीदगी बढ़ेगी और नाराज़गियाँ वफाक की सूबे की बढ़ेंगी। शुरू में एक खुशाइन बात हुई, हमने देखा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर केपी के की आपस में मुलाकात हुई और हम समझे थे कि मसले हल होंगे, पर उसके बाद फिर उनका लहजा बड़ा या सख्त हो गया। तो मैं इस चीज़ का एडवोकेट रहूँगा कि केपी के को उसके फंड्स मिले, पर मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि वो कोशिश करें कि कुछ उनके सीएम का लहजा कुछ झगड़ा साहब की जैसा हो जाए तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। जी झगड़ा साहब, बाकी फिर इसका झगड़ा ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल में अगर हम मसले हल करने वर्ड्स तो बाकी फिर पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आ सकता है।
इसकी ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़्यादा मिसट्रस्ट है। देखें, हमारे वर्कर्स पे अभी भी जो है वो तशद्दुद होता है। गवर्नमेंट इनकी जो है वो नहीं है सेंटर में, लेकिन आप देख लें कि मेरे ख्याल में 10-12 बार अली अमीन खान ने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, इन राइटिंग की है, चीफ सेक्रेटरी के ऑप्शंस दिए हैं। एक चीफ सेक्रेटरी जब आपको नहीं मिल सकता, ठीक है, तो आपकी जो स्पेस होती है इतनी कम हो जाती है। ठीक है, झगड़ा साहब, मौलाना साहब से जो आपके मामलात हैं आपकी पार्टी के, कहीं बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है? क्योंकि मौलाना साहब ने हाल ही में एक बयान ये दिया कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएं तो आप लोगों के साथ वो बैठ सकते हैं। और फिर एक हल्के में हम देख रहे हैं मुल्तान का जो हल्का है NA 148, वहाँ पे जो है PTI की हिमायत कर रही है JUI। तो हम ये समझ सकते हैं कि आगे जाके दोनों सियासी जमातें जो एक पेज पर होंगी पूरी तरह से, अभी आधे तरह से तो हैं, पूरी तरह से भी नजर आएंगी। JUIF और PTI 2013 से खैबर पख्तूनख्वा में मेन राइवल्स रहे हैं, बिल्कुल रहे, चाहे वो आप इंतखाबात देख लें, नेशनल इंतखाबात देख लें, लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात। ठीक है, ये तलखियां एक दिन में तो दूर नहीं होंगी, लेकिन मेरी तो राय यही होगी कि जो बड़ा मिशन है, हाँ, सिविल सुप्रीमेसी, रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए मैं तो तवक्को ये करूंगा कि पीपल्स पार्टी भी और बाकी पार्टीज भी इस पॉइंट पे आए। बाकी मेरे ख्याल में 76 साल बहुत है ना, मुल्क में एक्सपेरिमेंट्स हो गए। देखिए, और इसलिए अगर कहने को बातें हों, मैं अभी भी वो कॉन्ट्रडिक्शंस पॉइंट आउट कर सकता हूं, क्योंकि खुद मैंने सीटों की एनालिसिस की है। पेशावर में जो 9 सीटें छीनी गई है PTI से, उसमें 2 JUIF के टिकट होल्डर्स को मिली। अब उसमें एक जो है नूर आलम खान, इंटरेस्टिंगली जिस दिन मौलाना साहब का जलसा था पेशावर में, नूर आलम खान मौलाना साहब के जलसे पे नहीं गए, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड छोटा सा प्रोग्राम था इस्तेकामे पाकिस्तान रैली, उस पे वो चले गए। क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? लेकिन देखें, अगर हम ये इश्यूज पॉइंट आउट करने में लग जाएं तो जो हमें कलेक्टिव काम करना है, सब कहते हैं ना कि सियासतदान कलेक्टिवली काम नहीं करते, इसीलिए आपका जो मैंडेट होता है मुल्क चलाने का वो एरोड हो जाता है, उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो वो करने के लिए मेरे ख्याल में उस 1 पॉइंट एजेंडा पे सब पार्टियों को एक होना चाहिए। ऑब्वियसली जो पार्टी हुकूमत में है, सर नूर आलम साहब, उन्होंने भी अपने एहसानों का बदला तो कहीं ना कहीं पर उतारना है ना। बस आपने जवाब खुद ही दे दिया। तो ये तो सिंपल सा जवाब है, सबको समझ आ रहा होगा। तालपुर साहब मुस्कुरा रहे हैं, तालपुर साहब मुस्कुरा रहे हैं, यानी आप अग्री कर रहे हैं इस जवाब से? तालपुर साहब, एहसानों का बदला फिर उतारना पड़ता है तालपुर साहब? पहली बात तो देखें, मैं आपको बता दूं एक चीज कि PTI का और मौलाना साहब का कभी पैक्ट हो ही नहीं सकता, ना आज ना कल ना। अच्छा तालपुर साहब, आपने कभी एहसान का बदला उतारा है? आपके ऊपर कैसी सिचुएशन कभी आई हो कि आपने कोई एहसान का बदला उतारा हो? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, ना कभी ऐसी सिचुएशन आई और ना हम कभी ऐसी सिचुएशन कबूल करेंगे। PTI के दौर में बड़े केसेस मेरे पे बनाए, कोई नैब का, कोई यहाँ का, कोई वहाँ का, तो हम केसेस कोर्ट में ही लड़ते रहे, और आइंदा भी कभी ऐसा वक्त आया तो हम इंशाल्लाह ताला उससे गुरेज करेंगे। ठीक है जी, चलें आगे चलें, आप बात मुकम्मल कीजिएगा। जी जी, मैं समझता हूँ मेरे वालिद साहब आज भी MNA हैं, भुट्टो साहब के साथ MPA थे, बीबी साहिबा की कैबिनेट में थे, तो हमने एक अपने 2 जनरेशन जो हैं इस पार्टी में रही हैं, तो हम कभी भी मैं समझता हूँ उस तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा ये मुज़ाकरात के हवाले से जी आप बात मुकम्मल कीजिए। जी जी प्लीज। झगड़ा साहब की बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि वो फैक्चुअल बातें कर रहे हैं, पर अफसोस के साथ जो आज लोग कायल हैं इस पार्टी में, जो असेंबली में हैं, जो असेंबली के मेंबर्स के ऊपर हैं, उनकी बात में और झगड़ा साहब की बात में बहुत बड़ा तजाद है। वो कहते हैं कि हम बात करेंगे तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, क्योंकि शायद ये शुरुआत ही इनकी पैदाइशी जो है इस पार्टी की। मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं तालपुर साहब, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। सही बात है तो मुस्कुराएं। जी झगड़ा साहब, आप देखिए डॉक्टर जी जी, झगड़ा साहब कुछ कह नहीं सकते तो मुस्कुरा तो सकते हैं, मुस्कुराने का हक तो उनसे ना। अच्छा सुनते क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हैं झगड़ा साहब तब से? हम मैं जी तैमूर तालपुर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ,
सिर्फ वो जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं वो याद आ गई। A small bird whispered in my ears कि शायद इन्होंने फैसल वावड़ा साहब को सेनेट का वोट दिया। Is that correct? नहीं, तालपुर साहब वो एहसान की कैटेगरी में था, कोई मतलब कोई एहसान था कि जो उतारा? नहीं, मैं मेरा वोट मैं पार्टी का तो मैं जरूर फैसल वाटा को वोट, पर मुझे तालपुर साहब आप तो सोचों में गुम हो गए, जितना मुश्किल सवाल था। चलें चलें ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? इससे पहले कि मजीद खामोशी हो, हम जरा अपने ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेहमान मेरे साथ मौजूद। वेलकम बैक नाजरीन। दो तैमूर साहब मेरे साथ मौजूद है, तैमूर झगड़ा साहब, तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से टाइम देने के लिए। अच्छा झगड़ा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। झगड़ा साहब, आप लोगों ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का जो इजहार किया, आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, उस पर आपकी पार्टी का एक मौक़िफ़ है। जो भी प्रोग्राम में आता है हम ये सवाल ज़रूर पूछते हैं और सबका जवाब ये होता है कि जी आप इस हुकूमत को हुकूमत ही नहीं मानते तो कैसे मुज़ाकरात आप इनके साथ करेंगे। फिर जिनके साथ मुज़ाकरात के आप लोग ख्वाहिशमंद हैं, वहाँ से भी आपको जवाब मिल गया, काफ़ी तफसील में आपको क्लियरली एक वाज़े जवाब मिल गया। अब जब मुज़ाकरात ही नहीं हुए आप लोगों के, तो फिर डील की जो खबरें मुखालिफिन की जानिब से आ रही हैं, या आपकी पार्टी के भी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई डील हो रही है, तो मुज़ाकरात के बगैर कोई डील वैसे हो सकती है? मुझे ऑनेस्टली अगर आप जो तलखियाँ विजिबल हैं अगर आप देख लें तो फैक्चुअली बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई डील हो, पहली बात। दूसरी बात, डील होनी भी नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जितने भी नजरियाती सियासतदान हैं पीटीआई में, स्टार्टिंग विद इमरान, उन्होंने बार बार कहा है कभी वो डील नहीं मानेंगे, ठीक है? मुज़ाकरात गवर्नमेंट से ही होने चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में एक समझदार बात है, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत से लोग इससे मुखालिफ राय देते हैं कि नहीं होनी चाहिए हुकूमत से। जी, उसकी जो एक प्री कंडीशन, लॉजिकल प्री कंडीशन है जी, वो ये है कि गवर्नमेंट के पास इख्तियार तो हो। अगर वजीर आजम का वीटो मोहसिन नकवी साहब के पास ना हो तो गवर्नमेंट के साथ ही फिर मुज़ाकरात हो सकती है ना। अगर वजीर आजम से ज्यादा इख्तियार मोहसिन नकवी साहब के पास हो बकौल PMLN के मेंबर्स, तो फिर वो जो मुज़ाकरात का माने होता है वो जरा बेमानी हो जाता है। अच्छा, वैसे बिलावल साहब ने भी उनका जिक्र किया, वैसे तालपुर साहब ये क्या मसला है तमाम पार्टियों को उनसे? किसका जिक्र? नकवी साहब का, मोहसिन नकवी साहब का। जी, मेरे ख्याल से वो एक अच्छा उन्होंने टर्म गुजारा एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, और कम से कम उनके दौर में मैंने उनको बड़ा एक्टिव देखा। उसके बाद अगर उनको सेनेट में लाकर और फेडरल मिनिस्टर बनाया गया तो सर आप कोई और बात कर रहे हैं, बिलावल साहब बिल्कुल ही डिफरेंट बात कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? मैंने नहीं सुना कि बिलावल साहब ने क्या बात की है नकवी साहब के बारे में। अगर मैंने सुना होता तो मैं उस हिसाब से आपको बताता। आई डोंट नो व्हाट बिलावल साहब ने सेड। सर चले ठीक है, आप ज़रा सुन लीजिएगा बिलावल साहब ने क्या कहा है। चलो हम आगे चलते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से क्या समझ आती है आपको कि मुज़ाकरात का ऊँट किसी घर पर बैठता दिखाई देता है आपको? पीटीआई का क्या देख रहे हैं सियासी मुस्तकबिल? पीटीआई वाले तो कहते हैं हमने हुकूमत से मुज़ाकरात ही नहीं करने। देखिए, क्योंकि ये इतना करीब रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट में और क्योंकि ये इतना फ़ायदा इन्होंने एक टाइम पे उठाया एस्टैब्लिशमेंट पे, तो अब ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कोई शायद इनकी मदद नहीं कर सकता, या कम से कम उस तरह से मदद नहीं कर सकता। सेकेंडली, एक पार्टीज़ हैं, एक लॉबीज़ हैं मेरे ख्याल से आज पीटीआई में। एक लॉबी है जो मुनफी बात करती है, एक लॉबी है जो बेहतर बात करती है, एक लॉबी है जो सोचती है पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में, और उनको पता है कि अगर यही तरीके का रहा तो हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। एक लॉबी वो है जो चाहती है कि बस इसी तरह चला जाए, वही लटाओ गिड़ाओ झगड़े की सियासत हो, नफरत की सियासत हो, जिस तरह से आज CM KP के सामने रवैये से आपके सामने बात आई। तो जब तक वो लोग बैठे हैं या वो लोग आगे हैं, कुछ बनने वाला नहीं है। बड़ा क्लियरली इनको कह दिया गया है आर्मी चीफ की तरफ से, एक मैसेज है, आप समझे, DGISPR इज द स्पोक्स पर्सन, उसने कह दिया कि हम किसी सूरत इनसे बात नहीं करेंगे। पर ये बात उनके समझ में
क्यों नहीं ठीक है। अच्छा, बात की बात हो रही है कि बात कैसे करनी है या कि मुज़ाकरात, एतमाद में लेना। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि आपकी पार्टी और नून लीग, क्या आप लोग आपस में पहले बात नहीं करते? नून लीग आपको एतमाद में नहीं लेती? क्योंकि अभी बिलावल साहब ने जो तालीमी इदारों की जो निजकारी है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुखालफत का इजहार किया है। फिर PIA पे भी उनकी जो राय है वो भी सबके सामने आ चुकी है। तो क्या वजह है? अब रज़ा रबानी साहब ने भी तनकीद की है, तो क्या वजह है इसकी तालपुर साहब के आप लोगों को पहले एतमाद में नहीं लिया गया, अब आप लोग खुलकर मुखालफत भी कर रहे हैं? देखिए, हमने पहले दिन से कोई ऐसी शर्त शरूत उनके साथ नहीं रखी थी। हमने कहा था हम उनको हुकूमत बना के देंगे, हम उनकी हुकूमत चलाने में उनकी मदद अच्छा, प्राइवेटाइजेशन से वैसे मसला क्या है तालपुर साहब? जरा मुझे ये समझा दीजिएगा। आज आपके, अब आप PIA की बात कर लें, कितने खसारे में जा रहा है PIA? क्या कमा के दे रहा है PIA? कुछ भी नहीं। और कितने वहाँ पे लोग भर्ती किए हुए हैं। अब जारी बात है उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनकी सैलरीज उसका भी अरेंजमेंट करना होता है, चाहे खसारे में जाए। तो वो सफ़ेद हाथी नहीं बन गया, इसको पाला अगर सारा जो बोझ है वो कहाँ पर जा रहा है? कौमी खजाने पर जा रहा है। देखें, नून लीग की हुकूमत थी जब हमने ये प्रपोजल लाए थे थर कोल के लिए कि हम कोयले से बिजली बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक प्रोजेक्ट था जो मियाँ साहब ने तब भी कहा कि आप बना नहीं सकते, तो आपको हम इस पे वफाकी हुकूमत इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे करे। तो हमने उनसे लोन भी ज़बरदस्ती लिया और हमने उनको चला के दिखाया। आज कितने मेगावाट बिजली की जो है पाकिस्तान के सिस्टम में जो है हम डाल के दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अगर हम थरकोल जैसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो PIA चलाना कोई हमारे लिए इशू नहीं है। सर, अभी तो 30 जहाज़ हैं टोटल, जिसमें से जो 11 जहाज़ हैं ना वो तकरीबन आप समझिए कि मुख्तलिफ खराबियों की वजह से ग्राउंड हो चुके हैं, यानी 19 जहाज़ हैं ऐसे। अब बता दें कि 19 जहाज़ क्या करें, इतने मुलाजमीन है, मतलब तादाद बता देते तो मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 7200 मुस्तकिल मुलाजमीन है। इसके अलावा डेली वेजर्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन इसके अलावा हैं। अब मुझे बताएं 19 तैयारे, ज़ाहिर ही बात है बोझ उठाने से कासिर हैं, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का कैसे उठाएँ? मैं PIA की बात, मैं समझता हूँ अगर जो PIA खरीदेगा तो वो भी इसको ठिकाने लगा के वापस अपनी जगह पे लाएगा ना। तो मैं समझता हूँ जो काम दूसरे कर सकते हैं हम कर सकते हैं। पर सेकेंडली बात यह है, हमारा दूसरा इशू ये है कि अगर निजकारी होनी ही है हर सूरत और कोई रास्ता नहीं है तो कम से कम ये निजकारी एक्चुअल प्राइसेस पे हो, जो बनता है हक इस हुकूमत का वो उसको मिलना चाहिए। झगड़ा सब अब ये देखिए PIA ना, इसको तो हमने अपने मुल्क में रह के ठीक करना है। दुबई तो नहीं कि दुबई में जाके जायदाद खरीद ली, पैसे तो वहां जाके खरीद ली, इसको मुल्क में सही करना है। कैसे सही करना है, आपको क्या समझ आती है? जी देखें, और यही आपको PTI की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो है वो बताता है। हमने PIA की निजकारी को अपोज नहीं किया, हमें बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे, इस गवर्नमेंट की ऑनेस्टी पे। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप मोटरवे स्कैंडल से देख लें, जो नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट से था, जिसके बाद इसके प्रोसीड से जो है वो लंदन के फ्लैट्स ओरिजिनली लिए गए थे, वो जो है नहीं है, मेरी पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इन प्रिंसिपल, और मेरे ख्याल में ये बात पीपल्स पार्टी को भी समझनी पड़ेगी, हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में स्टेट ओन्ड एंटिटीज चलाने की काबिलियत नहीं है। ठीक है जी, ठीक और है, आपका पॉइंट इसके अलावा कि ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन हो, कोई और हल नहीं होगा, इसको मैं अपोज नहीं करूंगा। ठीक है जी। झगड़ा साहब और तालपुर साहब का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।